हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कमर्शियल बैंक होता क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वैसे ही हमारे कमर्शियल बैंक है, इसका भी पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ये किस फंक्शंस के द्वारा प्रॉफिट अर्न करना है हम सभी लोग जानते हैं। भाई बैंक आसपास हम लोग सब लोग देखते हैं, तो क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं तो क्या होता है? बैंक हमारे जो हम डिपॉजिट करने जाते हैं, जो हमारे पास पैसा होता है एज सेविंग करने जाते हैं, वो हमसे लेता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। कभी हमें लोन की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, कार लोन, किसी भी टाइप के लोन की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें जो लोन ग्रांट करते हैं, यहाँ पे वो उसका फंक्शन है ग्रांटिंग लोन। एंड बैंक भी क्या छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करता रहता है, छोटे मोटे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता रहता है बैंक, तो उसका पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना या फिर पैसे से पैसे बनाना, उसका प्रॉफिट पर्पज होता है। लेकिन मेन पर्पज इसका ओवरऑल पर्पज क्या है भाई? प्रॉफिट अर्निंग का। जो बैंक का मेन पर्पज है प्रॉफिट अर्निंग का। दैट मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई बिजनेस होता है, बैंक भी एक टाइप का बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, उसका पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इसलिए इसका डेफिनेशन हमारा कंप्लीट होता है इसके थ्रू। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, हम लोग इसके बैंक का एक और फंक्शन, मतलब एक और कार्य करता है, जैसे कि ये होता है कि हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी हाउस होल्ड फर्म कह सकते हैं। जो हाउस होल्ड होता है एंड फर्म, हाउस होल्ड क्या करता है कि ये एक इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? बैंक होता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक होता है। हाउस होल्ड अपने सेविंग्स को यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ, और उनके बदले इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो बैंक क्या करता है? हमारे जो सेविंग्स होता है उन फर्म्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एज अ लोन प्रोवाइड करता है, और लोन के बदले बैंक इनसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, बैंक हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट देता है और इंटरेस्ट फर्म से लेता है। इन दोनों की जो इंटरेस्ट होता है, एक बोरोइंग एक लेंडिंग इंटरेस्ट है। जैसे बोरोइंग इंटरेस्ट का जो हमसे पैसा लेते हैं बोरोइंग इंटरेस्ट हो जाता है, और जो लेंडिंग इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे बैंक लेंड करता है, मनी देता है फर्म्स को। इन दोनों जो इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10% के रेट से दे रहा है और यहाँ पे 3% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेड। एक टर्म है जो बोलते हैं स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके टू टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या कौन कौन से हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। और दो प्राइमरी फंक्शन है, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। तो हम पहले फंक्शंस के बारे में चलते हैं। तो क्या है? पहला सेविंग्स अकाउंट। ये जो हमारा क्या है? सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट। इनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या होता है। सेविंग्स अकाउंट जैसे जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं, जो बैंक में अपने छोटे मोटे अमाउंट हो जाए उनको बस वो सेव करने जाते हैं, तो वो सेविंग्स अकाउंट कहलाते हैं। तो बैंक क्या करता है? जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? अब जो ट्रांजेक्शन होते हैं लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होता है, और जो अमाउंट होता है वो भी क्या होता है? लिमिटेड होता है, मतलब लिमिटेड आप अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किन के लिए? बिजनेसमैन के लिए। अब अंबानी, अडानी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनके लिए करंट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, और इसकी वजह से इनको करंट अकाउंट खोला जाता है। और इसमें बैंक यहाँ पे कोई इनको इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बल्कि इनसे क्या करती है? चार्ज करती है। जो इनका मेंटेनेंस होता है इससे क्या करती है? चार्ज लेती है। ठीक है, इनके मेंटेनेंस के लिए। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे भी क्या होता है? चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, एक इसे टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है एक जनरल आम पब्लिक हम लोग जैसे करते हैं, जो सैलरी होल्डर्स बंदे होते हैं वो लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये कुछ लंबे पीरियड के लिए 5 साल 10 साल के लिए क्या करते हैं? अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है? सिर्फ दो ही होता है। जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे इसमें सिर्फ दो होता है। एक जब हम फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग करते हैं, और दूसरा हम इसको क्लोजिंग करते हैं, मेच्योरिटी पे जब हम इसका पैसा लेने जाते हैं। ठीक है, इसका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दो होता है। इसमें चेक फैसिलिटी नहीं होता है। जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है तो हाई इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? हाई इंटरेस्ट हमें मिलता है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्राइमरी फंक्शन सेकंड टॉपिक पे, ग्रांटिंग लोन। कैश क्रेडिट हमारा पहला फंक्शन क्या है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? जैसे कि एक करंट कह सकते हैं, बैंक हमें एज अ लोन प्रोवाइड करता है हमारे जो करंट असेट्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और शेयर्स, इसके इक्विटी शेयर्स होते हैं। इसके बेसिस पे बैंक हमें क्या करता है ना? कैश क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कोलेटरल होता है उसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। उस पर बैंक हमें क्या, जो भी सम अमाउंट जो भी हमसे बैंक से लेने जाते हैं, तो सम अमाउंट हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट कर देता है। ठीक है, और जो अमाउंट हम उससे यूज करते हैं, दैट मीन्स मान लीजिए बैंक ने 1 लाख रुपए का क्या किया, आप
हमारे अकाउंट में 1 लाख, सॉरी 1 लाख क्या मतलब थोड़ा बड़ा अमाउंट लेके चलते हैं, 1 लाख बहुत छोटा लग रहा है। मान लीजिए हम 5 या 10 लाख का अमाउंट लेने जाते हैं बैंक से एज अ लोन, तो लोन से 5-10 लाख लेंगे तो वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। अगर हम 5 लाख की 10 लाख से मैंने सिर्फ 5 लाख का क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो सिर्फ उसी 5 लाख पे क्या होगा, इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी, अनदर पे चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है डिमांड लोन। डिमांड लोन बैंक एक ऐसे प्रोवाइड करती है जैसे कि कह सकते हैं बैंक हमारे खाते में रिफ्लेक्ट करेगी वैसे, लेकिन जब भी नीड पड़ेगी बैंक हमें इससे डिमांड यानी री कर सकते हैं, इसे री गेन मतलब वापस ले सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकती है बैंक। और या फिर जो बोरोवर्स होता है वो भी क्या कर सकते हैं, जब उसके पास होगा तो पैसे रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन टोटल सम अमाउंट। और उसमें एक और फैसिलिटी EMI टाइप की फैसिलिटीज होती है, छोटे छोटे सम अमाउंट में इसको फुलफिल किया जाता है। एज अ कोलेटरल इसमें भी रखा जाता है, बॉन्ड और सिक्योरिटी जो भी है इसमें रखे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एक तरह से ये वर्किंग कैपिटल के लिए लिए जाते हैं, जो वर्किंग कैपिटल नीड्स के रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं बैंकों से। इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ अपने कोलेटरल को सबमिट करते हैं, देन उसके बदले भी लेते हैं। बैंक इसमें भी हमें क्या करता है कि जो अमाउंट हम विड्रॉल करते हैं, जो अमाउंट मतलब अगर हमने 10 लाख का लोन है और 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी विड्रॉल करें, सिर्फ उसी अमाउंट पे ही बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। सेकेंडरी फंक्शन में 4 फंक्शन हमारा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड देन यूटिलिटी फंक्शन। 4 फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते होंगे कि आपके अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद भी आप मान लीजिए आपकी लिमिट है अकाउंट की 5 लाख ऐसे सेविंग्स अकाउंट की, फिर भी क्या करते हैं कि अब अकाउंट में 0 बैलेंस है, फिर भी आप क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ऐसे क्रेडिट करंट अकाउंट होल्डर्स को भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को उनकी क्रेडिबिलिटी पे, इनका क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब उनके ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंक उनको लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालने की परमिशन देता है। दैट मीन्स उनके अकाउंट में पैसे नहीं फिर भी वो पैसे निकाल दिया जाता है, और जो एक्सेसिव पैसे होते हैं उस पर बैंक उनसे चार्ज लेता है। सेकंड है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप सभी लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स अगर हैं तो बहुत इजी है आपके लिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें होता है कि आप जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन होता है, यहाँ पे किसी उनके नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए लोग अगर पैसे तुरंत पेमेंट नहीं करते तो नियर फ्यूचर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक साइन करके देते हैं। तो आप इसको ऑन द मैच्योरिटी और ड्यूरिंग द मैच्योरिटी आप बैंक से क्या करते हैं, इसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द मैच्योरिटी इसे विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपसे कमीशन लेगी और इसे विड्रॉल करेगी, और फिर भी आप मैच्योरिटी पे भी जाती हैं तो बैंक आपसे लेगी, और जो भी इसका होल्डर होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो होल्डर होता है उससे पैसे लेती है। एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन में आगे भी दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। हम यहाँ से इसको डिस्क्राइब करते हैं। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस क्या होता है भाई, पहला हमारा ट्रांसफर ऑफ फंड। तो हम क्या करते हैं, डीडी डिमांड ड्राफ्ट आप लोग जानते हैं, कभी कभी जैसे स्कूल और कॉलेज में भी डिमांड ड्राफ्ट लगता है, तो डीडी के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, अपने फंड को ट्रांसफर करते हैं, यानी अपने बैंक से कहते हैं कि नहीं हमारे कॉलेज तक फंड हमारे पहुँचाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे अब डिजिटल फंड ऑप्शंस भी हमारे पास आ गए, नेफ्ट है, RTGS है, और UPI आप लोग जानते हैं, एंड अब तो बारकोड का सिस्टम आ गया। ये सब क्या है, एक फंड ट्रांसफर का वे है, मतलब हम करने का फंड को बहुत इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स। कलेक्टिंग और पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स की बात हो रही है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं जो हमारे बिजनेसमैन इशू करके रखते हैं अपने अपने जो अकाउंट्स होल्डर्स होते हैं उनके लिए, या फिर जो उनके बिजनेस पर्पज से इशू किए गए होते हैं जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसके लिए बैंक क्या करते हैं, जो कलेक्शन करते हैं, आप बैंक के पास लेके जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बैंक इसका कलेक्शन करेगा और इसके बदले उसका एक्सचेंज दैट मीन्स कि उसका पेमेंट करेगा। जो भी इसके इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिगार्डिंग चार्जेस लेंगे और उस चार्जेस को लेकर आपका पेमेंट कराएगा। थर्ड है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है, बट किसके बिहाफ, RBI के बिहाफ पे, यानी सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे। ये सभी के पास भी ये ऑप्शन नहीं होता कि सेल्स परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मल करेंसी नहीं होती। ये होता है कि करेंसी फॉरेन करेंसी को बोला जाता है, जितने फॉरेन करेंसी वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। तो ये जब RBI जिस बैंक को परमिशन देगा वही कमर्शियल बैंक इसका परचेज एंड सेल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक क्या करता है कि अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे उनको इन्फॉर्मेशन देता है सिक्योरिटीज़ के बारे में, और वहाँ पे जब उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि स्टॉक मार्केट से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी
सिक्योरिटी सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स कंसिस्टेंसी। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और इनकम टैक्स रिटर्न का फुलफिलमेंट कराने के लिए भी कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है। और नेक्स्ट हमारा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर हम बोले तो ऐसे कह सकते हैं जैसे कि बैंक क्या करता है, ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूटर का काम करता है। अगर किसी कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उसके बिहाफ पे बैंक उसका जो कलेक्शन होता है या फिर उसका जो पेमेंट होता है वो बैंक खुद करता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो लेटर ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत बैंक इकोनॉमिक कंडीशंस यानी इकोनॉमिक पोजीशंस बताता है अपने, मतलब उनके कस्टमर के इकोनॉमिक पोजीशन ट्रेडर्स को बताता है और ट्रेडर्स के इकोनॉमिक पोजीशंस उन अपने कस्टमर्स को बताते हैं। मतलब एक यहाँ पे इंटरमीडिएट्स का जो काम कर रहा है यहाँ पे बैंक कर रहा है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंतर्गत बैंक हमें क्या करता है, लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उनको सेफ रखना है घर में। जैसे कि डाउट है नहीं चोरी हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड, तो क्या करते हैं आप बैंक से क्या देंगे, आप मेरे सामान को सेफ्टी के साथ रखिए, इसके बदले हम क्या आपको चार्ज पे कर देंगे, ठीक है। सेकेंडरी ट्रैवलर चेक। तो ट्रैवलर चेक क्या होता है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो कैश कैरी करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो बैंक सीधे ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करेगा, जिस ट्रैवल एजेंसी थ्रू आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, और उसका पेमेंट डायरेक्ट वो ट्रैवल एजेंसी को कर देगा चेक के थ्रू। अब उस चेक को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। या फिर चेक सीधे ट्रैवल एजेंसी को भी दिया जा सकता है ऑन देयर बिहाफ ऑफ यू। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है अपने कस्टमर्स को उनके क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, अगर कहीं किसी ने लोन लिया उसका रीपेमेंट बहुत टाइम पे करते हैं, और भी इसके अलावा भी बैंक जो कस्टमर है उनका बिहेवियर और उनका जो मेंटेनेंस सब अगर सही रहता है तो क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं इसको, लेटर ऑफ क्रेडिट उनको इशू किया जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक है अंडर राइटिंग और सिक्योरिटीज़। जैसे अंडर राइटिंग और सिक्योरिटी, इसमें बैंक क्या करता है कि सिक्योरिटीज़ को अंडर राइट करता है, जो सिक्योरिटीज़ अंडर राइट करता है उसको जनरल पब्लिक परचेज करते हैं, और बैंक द्वारा सिक्योरिटी जो अंडर राइट किया जाता है उस पर फेथ होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा आता है कि बैंक ने इसे अंडर राइट किया, दैट मीन्स कि इसकी गुडविल अच्छी है, इसमें हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे यूज़ किया इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं कि मैं आप आगे भी कोशिश करूँगा आप लोग वीडियो अच्छा से अच्छा देखें। थैंक यू।